गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था बोर का परमाणु मॉडल यानी कि बोर बरी स्कीम को हमने पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। तो देखिए रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। तो देखिए इस प्रयोग को पढ़ने से पहले मैं आपको रदरफोर्ड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं कि जो रदरफोर्ड थे उनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 30 अगस्त 1871। कितने हुआ था? 30 अगस्त 1871 में हुआ था, न्यूजीलैंड में। कहां हुआ था? न्यूजीलैंड में हुआ था। न्यूजीलैंड में इनका जन्म हुआ, ठीक है। और 19 अक्टूबर 1937 को इनकी मृत्यु हुई थी। 19 अक्टूबर 1937 मृत्यु हुई थी इनकी। कहां हुई थी? कैम्ब्रिज में। कैम्ब्रिज, ठीक है ना। कहां स्थित है? इंग्लैंड में। कहां स्थित है ये? इंग्लैंड में, ठीक है। इनकी मृत्यु हुई थी। फिर देखिए इनको सन 1908 में यानी कि मृत्यु से पहले, ठीक है, 1908 में इन्हें न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर इन्होंने जो योगदान दिया, ठीक है ना, उस योगदान के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब? 1908 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित। कारण क्या था? न्यूक्लियर फिजिक्स में योगदान के लिए, न्यूक्लियर फिजिक्स में, ठीक है, ये वो क्षेत्र था। यानी कि भौतिकी विज्ञान के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। अब हम पढ़ते हैं इस प्रयोग को कि रदरफोर्ड ने जो अपना अल्फा कण प्रयोग किया था वो किया था एक सोने की पतली पन्नी पर या पट्टिका पर, ठीक है। प्रयोग किस पर किया? सोने की पतली पन्नी या हम कहे पट्टिका, ठीक है। इस पट्टिका का आकार जो था वो था 100 नैनोमीटर या 10⁻⁷ मीटर। कितना था? 100 नैनोमीटर या 10⁻⁷ मीटर इस पट्टिका का क्या था? आकार। तो रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की क्या की? बौछार। अल्फा कणों की बौछार किसके ऊपर? हीलियम के नाभिक पर, हीलियम के नाभिक पर की, ठीक है। और ये जो सोने की पतली पन्नी थी, ठीक है ना, इस पन्नी के चारों ओर एक जिंक सल्फाइड का लेपन किया हुआ आवरण था। पन्नी के चारों ओर, पन्नी के चारों ओर जिंक सल्फाइड यानी कि ZnS का लेपन किया हुआ था। तो ये तो था इनका प्रयोग। इस प्रयोग से इनको क्या प्रेक्षण प्राप्त हुए उन प्रेक्षणों को देखते हैं। तो देखिए एक डायग्राम बनाता हूं मैं, इसको मिटा रहा हूं कि किस प्रकार इनको क्या परिणाम मिले या क्या प्रेक्षण मिले। तो देखिए जैसे ये कोई परमाणु है हीलियम का। परमाणु किसका है? हीलियम का ये है और हीलियम का ये क्या है? इसमें नाभिक है, ठीक है। तो इसके ऊपर उन्होंने क्या की थी? अल्फा कणों की बौछार। अल्फा कणों की क्या की थी? बौछार की थी। तो देखिए करने पर क्या हुआ कि कुछ अल्फा कण तो सीधे निकल गए। पहला परिणाम निकलेगा कि कुछ अल्फा कण सीधे निकल गए और कुछ जो थे वो 90 डिग्री से, तो कुछ 120 डिग्री से क्या हुए? विक्षेपित। और कुछ क्या हुए? 180 डिग्री, यानी कि एक कण ऐसा था जो 180 डिग्री से विक्षेपित हुआ। तो अब हम उनके बारे में देखते हैं कि वो कैसे हुए। तो देखिए ये वो डायग्राम है। हीलियम के नाभिक पर रदरफोर्ड ने लगभग 20,000 अल्फा कणों की क्या की थी? बौछार। कितने अल्फा कणों की? 20,000 अल्फा कणों की बौछार की थी, जिनमें से
कुछ कण जो थे वो क्या हो गए थे, 90 डिग्री और 120 डिग्री के कोण पर विक्षेपित होकर निकले, और कुछ जो कण ऐसे थे जो क्या हुए, सीधे निकल गए सोने की पतली पन्नी से बिना विक्षेपण के। और एक कण ऐसा था 20,000 कणों में से जो सोने की पतली पन्नी से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट आया जिस दिशा से वो गया था। तो परिणाम देखिए क्या क्या निकले फिर। परिणाम नंबर 1, कुछ अल्फा कण सीधे निकल गए, सीधे निकल गए, यानी कि कोई विक्षेपण इनमें नहीं हुआ। नंबर 2, कुछ अल्फा कण 90 डिग्री तथा 120 डिग्री के कोण से विक्षेपित हुए। ठीक है। तीसरा पॉइंट कि 20,000 कणों में से एक कण सोने की पतली पन्नी से टकराकर पुनः उसी मार्ग में लौट आए। यानी कि अर्थात हम इसको कहे कि 180 डिग्री के कोण से क्या हुआ, विक्षेपित। 180 डिग्री के कोण से क्या हुआ, ये विक्षेपित हुआ। तो ये तो थे रदरफोर्ड के प्रयोग के परिणाम। अब बात आती है कि इन परिणामों के क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए। तो देखते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि परमाणु का अधिकांश भाग जो होता है वो क्या होता है, खाली। परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खाली। परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। फिर बात आती है कि जितना भी द्रव्यमान होता है परमाणु में, ठीक है ना, उसके नाभिक में उपस्थित होता है। तो अब दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि समस्त द्रव्यमान नाभिक में स्थित होता है। नाभिक में स्थित होता है। तीसरा पॉइंट निकलेगा कि जो परमाणु है, यानी कि जो हीलियम का जो परमाणु था, उसके परमाणु द्वारा जो घेरा गया आयतन होता है वो नाभिक में उपस्थित धनावेश के आयतन की तुलना में क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। अर्थात हम कहे कि धनावेश द्वारा घेरा गया आयतन परमाणु के आयतन की तुलना में क्या होता है, काफी कम होता है। धनावेश द्वारा घेरा गया आयतन परमाणु के आयतन की तुलना में कम होता है। ठीक है, तो नाभिक देखो कम कैसे होता है, क्योंकि नाभिक ये रहा इसका, और इस नाभिक में जो धनावेश है वो क्या है, सूक्ष्म मात्रा में है। ठीक है, तो अब पूरा आयतन तो इतना हो गया, तो धनावेश द्वारा घेरा गया आयतन परमाणु का आयतन की तुलना में क्या होगा, काफी कम होगा। तो ये तो अपना रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकीर्णन में प्रयोग। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रदरफोर्ड ने इन निष्कर्षों के आधार पर एक नाभिकीय परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। क्या मॉडल प्रस्तुत किया था, नाभिकीय परमाणु मॉडल। तो उसके हम बिंदु देख लेते हैं। तो मैं इसे मिटाने जा रहा हूं, देखिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। फिर देखो रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का नाभिकीय
परमाणु मॉडल। इसकी जो मुख्य उदाहरणें हैं वो निम्न प्रकार से है। तो नंबर 1 हम देखते हैं कि हमने कहा कि जो द्रव्यमान जो स्थित होता है वो कहां स्थित होता है, नाभिक में। कहां स्थित होता है, नाभिक में। और नाभिक की जो त्रिज्या होगी वो कितनी है, 10 की घात -15 मीटर। तो लिख देते हैं हम, यही पॉइंट अपॉइंट होगा कि समस्त धनावेश वह द्रव्यमान नाभिक में स्थित होता है। नाभिक में स्थित बोल दो या केंद्रित होता है। ठीक है, तो इस नाभिक की जो त्रिज्या होती है, नाभिक की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10 की घात -15 मीटर। तो नाभिक की त्रिज्या कितनी हो गई, 10 की घात -15 मीटर। अब बात आती है इसके दूसरे पॉइंट की। तो जो दूसरा पॉइंट है कि जो ये अपना जो नाभिक होता है, इस नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं, चक्कर। इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं, चक्कर, तीव्र गति से घूमते हुए। ठीक है ना। तो ये चक्कर लगाते हैं तो वो वृत्ताकार पथों में लगाते हैं, तो इसलिए उनको क्या नाम दिया गया, कक्ष नाम दिया गया। जो एकदम इजी है, जो हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षों में या पथों में चक्कर लगाते हैं। फिर बात आती है कि धनावेशित नाभिक व ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इनके मध्य जो बल कार्य करता है वो बल होता है स्थिर विद्युत आकर्षण बल। कौन सा होता है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल। ठीक है ना। इन दोनों के बीच में कार्य करता है, धनावेशित नाभिक के और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के मध्य। तो ये जो स्थिर विद्युत आकर्षण बल है, ये संतुलित कौन से बल के कारण रहता है, इलेक्ट्रॉन के अभिकेंद्रीय बल से। ये जो बल होता है वो क्या रहता है, संतुलित। क्या रहता है, संतुलित रहता है। वापस सुनिएगा ये पॉइंट, मैंने क्या कहा कि धनावेशित नाभिक व ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन के अभिकेंद्रीय बल से क्या रहता है, संतुलित रहता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाता रहता है। फिर अगला पॉइंट आता है कि परमाणु में या मैं ऐसे बताऊं कि परमाणु क्या होता है, उदासीन। परमाणु विद्युत उदासीन होता है, होता है। अब देखिए क्यों होता है, इसका कारण हमने पहले भी पढ़ा है क्लासों में। ठीक है, कि जितनी संख्या में धनावेश उपस्थित होगा नाभिक में, उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन इक्वल इलेक्ट्रॉन संख्या, प्रोटॉन की संख्या बराबर हो इलेक्ट्रॉन की संख्या के। तो परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन। परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। तो ये था रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। और उसका कुछ डायग्राम जो बनता है कुछ इस प्रकार बनता है, जिसमें ये ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या लगाता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। तो इसके ये जो रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल है, इसके अंदर क्या है प्रमुख, कि जितना भी द्रव्यमान होता है परमाणु का वो उसके नाभिक में स्थित होता है। और नाभिक की त्रिज्या कितनी बताई, 10 की घात -15 मीटर। ठीक है, धनावेशित नाभिक और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के मध्य कौन सा बल कार्यरत होता है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है। और ये स्थिर विद्युत आकर्षण बल कौन से बल के कारण संतुलित रहता है, इलेक्ट्रॉन के अभिकेंद्रीय बल के कारण संतुलित रहता है। फिर बात आती है परमाणु के विद्युत उदासीन होने का कारण क्या होता है, कि जितनी संख्या प्रोटॉनों की उपस्थित होती है नाभिक में, उतनी संख्या इलेक्ट्रॉनों की होती है। इसलिए परमाणु क्या होते हैं, विद्युत उदासीन होते हैं। अब हम देखते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। तो देखिए एक सीमाएं क्या क्या थी, क्या कमियां रही थी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की, तो वो देख लेते हैं। 2 कमियां बताइए इसकी, कितनी कमियां, 2 कमियां।
कमियां। तो देखिए नंबर ए, रदरफोर्ड जो था वो परमाणु में, या जो परमाणु होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं वो कौन से पथ में चक्कर लगाते हैं, यानी कि वर्ताकार पथ में लगाते हैं, ये तो हमें पता है, ठीक है। लेकिन रदरफोर्ड इसके बारे में नहीं समझा पाया, ठीक है। तो पहली कमी क्या हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन के लिए निश्चित पथ नहीं बता सका, निश्चित पथ नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन कहां चक्कर लगाते हैं। नंबर 2, इनके अनुसार परमाणु में जो नाभिक होता है, उस नाभिक के चारों ओर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन त्वरण के कारण कौन सी ऊर्जा उत्सर्जित करता है? त्वरण के कारण विकिरण उत्सर्जित करता है, ठीक है। और विकिरण उत्सर्जित करता हुआ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब करते जाएगा तो उसकी ऊर्जा में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है, और वो अंततः कहां गिर जाता है? नाभिक में। ऐसा किसने कहा? रदरफोर्ड ने। जबकि ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि परमाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। और ये शर्त कब लागू होती है इनकी? जब परमाणु क्या होते? अस्थायी होते, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां गिर जाता? नाभिक में गिर जाता। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से बता देता हूं इसका, कि जैसे ये नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है? वर्ताकार पथ में गति कर रहा है, ठीक है ना। और ये गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऊर्जा विकिरण उत्सर्जित करता है। क्या करता है? ऊर्जा विकिरण, ठीक है ना। किसके कारण? त्वरण के कारण। अब देखिए त्वरण क्या होता है कि वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। तो जब ये तेज गति से चक्कर लगाता है तो ऊर्जा विकिरण उत्सर्जित होती है, फलस्वरूप उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में क्या आती है? कमी। तो जब कमी आती है तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहां होता है तो ये कहां आ जाता है? नाभिक में आ जाता है। ऐसा किसने कहा है? रदरफोर्ड ने कहा है। जबकि ऐसा संभव नहीं है। ऐसा क्या नहीं है? संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि परमाणु क्या होते हैं? स्थायी। क्योंकि परमाणु स्थायी होते हैं। तो ये दो कमियां थी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियोज के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।